मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं टीवी मुंबई। आज हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में, ये वही अयोध्या जिला है जहां पर भगवान राम की नगरी है, लेकिन भगवान राम की नगरी कहे जाए इस अयोध्या में राम राज्य ना के बराबर है। हम बात करेंगे इस समय एम्बुलेंस ड्राइवरों की, जहां पर 102, 108 और एक तीसरी एम्बुलेंस है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, एडवांस लाइफ सपोर्ट, जिसे कि इस नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत उस एम्बुलेंस के अंदर सारी वो सुविधाएं उपलब्ध जो एक हाईटेक हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध हो सकती हैं। जहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हुए हमें ये भी पता चला था कि ये जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, ये खुद ही प्रसव भी करा सकते हैं, उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिन्हें हम एमटी पायलट के नाम से भी जानते हैं। आइए हम बात करते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों से कि क्या कहना है उनका इस पूरे मुद्दे पर और किस तरह से सरकार द्वारा उनको अछूत किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे पर। और सर, मैं आपका नाम बताइए पहले तो। जी, मेरा नाम अंकित पांडे है। अंकित, एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग जो धरना दे रहे हो वो किस विषय में दे रहे हो? सर, धरना इस विषय में दे रहे हैं कि जैसे 108, 102 और एलएस जो 3 प्रकार की एम्बुलेंस चलती हैं, ये हमारी संस्था जीबीके एमआरआई चलाती है। इस बीच में जो एलएस एम्बुलेंस है उसका टेंडर चिकित्सा कंपनी के पास चला गया है। अच्छा। और चिकित्सा कंपनी जो है सैलरी भी कम दे रही है और उसके बाद में पैसा भी ले रही है 10,000, 5,000 सभी लोगों से 20,000 डीडी करके कुछ कैश ले रहे हैं, उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे रहे हैं। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये बार बार का नाटक खत्म हो जाए। अच्छा, नहीं तो आप लोग ने जिस तरह से भी बताया कि यहाँ पे 10,000, 20,000 रुपए कुछ डीडी ले रहे हैं या उसका कुछ प्रूफ नहीं दे रहे, तो क्या किसी मैनेजमेंट के, कंपनी के मैनेजमेंट से कुछ बात हुई इसके रिगार्डिंग कि पैसा किस लिए लिया जा रहा है या किस विषय में? वो बता रहे हैं कि ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग करते हो उसका चार्ज लेते हैं, इसी प्रकार से बताते हैं। नहीं तो आप ऑलरेडी इसके पहले भी दूसरी कंपनियों के साथ काम, आप लोग ऑलरेडी ट्रेंड है। तो विदाउट ट्रेनिंग, मतलब विदाउट ट्रेनिंग तो आप कोई कंपनी आपको भेजेगी नहीं काम करने के लिए। तो ये दूसरी जो कंपनी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, टाई अप किया हुआ किसी कंपनी के साथ, तो वहां पर ये जो ट्रेनिंग की है, इस पे आप लोगों ने उनसे बात की कि ट्रेनिंग तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, तो फिर दोबारा ट्रेनिंग की किस लिए, इसकी क्या जरूरत है? सर, वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं आपके वहाँ कैसी ट्रेनिंग हुई है उससे हमसे नहीं मतलब है, आप हमारे यहाँ आएंगे हमारे अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताया था हमें कि गवर्नमेंट जो है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रही है और ये प्राइवेट कंपनी के हाथों इस तरह की एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है, तो कहाँ तक ये आपको लगता है कि ये जायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज है, ये जायज नहीं है। जायज़ नहीं है। क्योंकि जायज जब होता, जब हम, चलिए आप जो प्राइवेट कंपनी जो जैसे जीबीके में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप किसी कंपनी को ठेका दीजिए, लेकिन जैसे गाड़ियों का हैंडओवर हो रहा है उसी प्रकार हमारे ईएमटी पायलट भाइयों का हैंडओवर होना चाहिए। जहां पे वो ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे उनको ड्यूटी मिलना चाहिए। जितनी सैलरी मिल रहे हैं उसको बढ़ा करके आप दीजिए सैलरी, ना कि कम करके। तो ये सामान अब हम लोग जो है, ये बार बार का नाटक नहीं चलेगा। अगर सरकार एम्बुलेंस कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा भी ध्यान दे, जो कोरोना महामारी, कितनी भयानक महामारी, पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं कोरोना को, उसमें एम्बुलेंस कर्मचारी इतना मेहनत किए हैं, हम लोग इतना मेहनत किए हैं, हमारे पता नहीं कितने कर्मचारी मर गए उस कोरोना काल में। कितने लोग, जिसको कोरोना हो जाता था उसके घर वाले घर छोड़ के भाग जाते थे, वहां पे एम्बुलेंस कर्मचारी जाते थे उनके घर पे, उसके जो जिसको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसको ला करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना। उस समय बेड नहीं मिल थे, ऑक्सीजन नहीं था हॉस्पिटल में, तब हम लोग 5-5, 7-7 घंटे पीपी किट पहन के धूप में इधर उधर बिना खाए, कुछ बिना पानी पिए बैठे हैं। उसको एडमिट करवाना हम लोगों की जिम्मेदारी थी और हम लोग जिम्मेदारी समझते भी हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन सब जो जितने काम हम लोगों ने किए हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी नाम भी नहीं लेती है, कोई गवर्नमेंट नहीं नाम लेती है कि एम्बुलेंस कर्मियों ने, एम्बुलेंस ने काम किया लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों ने कुछ नहीं। हाँ, करेक्ट। ये तो हमने भी देखा है कि जहाँ पर एम्बुलेंस कर्मियों की बात आती है वहाँ पर एम्बुलेंस कर्मियों के नाम नहीं लिए जाते हैं। वहाँ सिर्फ अगर नाम लिए जाते हैं तो फ्रंट एंड पे डॉक्टरों को लिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहला जो वहाँ से घर से हॉस्पिटल तक लेके जाने की जो प्रॉपर जिम्मेदारी एम्बुलेंस चालक की ही होती है। तो हाँ, अच्छा, कोई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ उससे पूछ लीजिए। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, सबने योगदान दिया है, लेकिन हम लोगों ने कितना योगदान दिया है ये जो कोरोना पॉजिटिव हुआ होगा वो खुद जानता है। ठीक है, तो आपने इसके रिगार्डिंग क्या मुख्यमंत्री साहब से या उनके ऑफिस में किसी से बात करने की कोशिश की कि इस तरह से कंपनी जो उनका उत्पीड़न कर रही है? क्योंकि ये जो टेंडर दिया जाता है एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ऑफिस से या उनके अप्रूवल होने के बाद ही दिया जाता है। तो क्या मुख्यमंत्री साहब से या जो भी मुख्यमंत्री ऑफिस में जो इसके रहेंगे, इसके रिगार्डिंग किसी से बात हुई है आपकी? एक बार हुआ था, मीटिंग हुई थी, 15 दिन का टाइम मांगे थे कि 15 दिन के अंदर हम एक टीम संगठित करेंगे, उसके बाद फैसला बताएंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं आया। योगी जी बुलाए थे पर्सनल अपने आवास पे।
2 साल हो गया, कोई 2 साल हो गया। ओके, तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से भी आप लोगों की किसी की बात हुई थी? जी बात हुई थी, वो डायरेक्ट बोल दिया ठेका प्रथा के वर्कर हो, हमारे नहीं हो। अच्छा, ठेका प्रथा मतलब आप लोग इन द सेंस गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते, लेकिन जहां तक लोगों को पता है उन लोग को तो यही लगता है कि सरकारी है, क्योंकि एम्बुलेंस जो चल रही है वो सरकार की तरफ से चल रही है, तो जो ड्राइवर होगा वो भी सरकारी ही होगा, लेकिन आप लोग सारे प्राइवेट हो, करेक्ट? अगर हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं या प्रधानमंत्री कोई भी आता है, डायरेक्ट शासन से ही आदेश आता है कि यहाँ पे इतनी गाड़ियां लगनी चाहिए, यहाँ पे इतने के बाद में इतनी कम सैलरी मिलने के बाद, इतनी कम सैलरी मिलने के बाद कोई सियोरिटी नहीं है कि कितने दिन तक नौकरी चलेगी। हम लोग कितने दिन तक, हर 2 साल 3 साल पे टेंडर बदल दिया जाएगा, उसमें जो ठेकेदार होगा अपने अपने हिसाब से काम कराएगा ना। वो हो सकता है वो जो हो सकता है 45 साल के ऊपर जो हो गए हैं उनको ना ले, वो या बोल दे तुम अयोग्य हो, वो अपना अलग लागू कर दे कि हम ये जो जिसके पास ये एजुकेशन होगा या ऐसी ट्रेनिंग होगी मैं उसको लूंगा, तो बाकी लोग कहां पे जाएंगे जो इतने लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने अभी बताया कि आपको सैलरी ऑलरेडी बहुत कम मिल रही है, तो अभी जो नई कंपनी को इन लोगों ने टेंडर पास करके दिया हुआ है, तो वहां पर कुछ बढ़ाया सैलरी उन लोगों ने या ऐसा कुछ? उससे और 2,500 रुपए कम करके दे रहे हैं। पहले आपकी कितनी सैलरी हुआ करती थी? अभी हमारी 12,700 रुपए सैलरी है EMT की, पायलट की 12,500 रुपए सैलरी है, 12,200 रुपए सैलरी। इसमें जो है बता रहे हैं कोई 8700 बता रहा है, कोई 10,500 बता रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन 10 के ऊपर सैलरी नहीं है। अच्छा, जो अभी नई कंपनी को इन्होंने दिया हुआ है टेंडर, वो 10,000 के ऊपर आपको सैलरी नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। ठीक है, तो और पुरानी कंपनी में आप बता रहे हो कि आपको 12,000 प्लस मिलता था? जी 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 जी, करेक्ट जी। तो मुझे सिर्फ ये चीज की ये बता दीजिए कि आप लोगों ने अगर इस सारी सिचुएशन जो जिस तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पर क्रिएट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या गवर्नमेंट से कोई अधिकारी या अयोध्या जिले में इस समय हम मौजूद है, तो क्या अयोध्या जिले के कोई पदाधिकारी यहाँ पर अवेलेबल हुए थे? आज तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं पूछने आया है तुम लोग हो जिंदा कि मर गए या किस लिए यहाँ बैठे हो, कोई नहीं पूछने आया है। नहीं, जैसे कि हम यहाँ पर इस समय हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में, तो अयोध्या में भी जैसे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महंत हैं जो शायद इस दुख दर्द को समझ सकते हैं, तो क्या उन महंत में से भी कोई नहीं आया यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ऐसा कोई नहीं, ना महंत कोई आए हैं ना कोई विधायक आया है। और बहुत जितने भी महंत जी हैं आप जाकर के उनसे बाइट ले लीजिए, एक बार पूछिए कि आप एम्बुलेंस के द्वारा गए हैं कि नहीं गए हैं, वो खुद बताएंगे। वो अनेकों बार गए हैं, तो उनको उन्हीं से पूछिए कि सेवा कैसी लगी है, तो वो खुद बताएंगे कि हम लोग कैसे सेवा दे रहे हैं। बार का झंझट हटा के यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के फ्लीट में भी हम लोगों की एम्बुलेंस लगी है। खुद ये प्रधानमंत्री जी के फ्लीट, मुख्यमंत्री जी के फ्लीट में इनकी ड्यूटी 2-4 लोग हैं जिनकी ड्यूटी उसी में लगती है। अच्छा, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद आप लोगों को कोरोना योद्धा का जो इस तरह के सम्मान दिया जाना चाहिए था, वो सम्मान आपको नहीं दिया गया है? सम्मान नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बल्कि अपमान किया। सम्मान के तौर पे एक प्रशस्ति पत्र मिला है और कुछ नहीं मिला है। सम्मान के तौर पे एक प्रशस्ति पत्र मिला है और कुछ नहीं मिला है, वो भी कंपनी के थ्रू मिला है, गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। बस नाम के बात में वो हमें कोरोना योद्धा बोलते हैं, असलियत में वो हमें कोरोना योद्धा कभी समझे ही नहीं है, कभी नहीं समझे हैं। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में एक बार इस बात का जिक्र किया हुआ था कोरोना योद्धा के बारे में, तो आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी इस तरह के जो शब्दों का उपयोग किया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ शब्दों का उपयोग किया गया है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं दिया गया है? उसमें डॉक्टर स्टाफ प्रधानमंत्री जी से ही आस है, प्रधानमंत्री जी से ही आस है, अगर कुछ करेंगे तो वही करेंगे, बाकी तो हम लोगों को नहीं लगता है कि कुछ होगा हम लोगों को। हो सकता है करेंगे तो अभी इलेक्शन सिर पे है। हो सकता है कि हम लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिख जाए, क्योंकि कह रहे हैं एस्मा एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये किसने आपको कहा कि एस्मा एक्ट आप लोगों के खिलाफ लागू किया गया है? NHM MD जो मैडम जी हैं, उन्होंने कहा है, तुम लोग अपर्णा यू करके नाम है उनका मैडम जी का, उन्होंने खुद कहा है कि आप लोग अगर स्ट्राइक खत्म नहीं करोगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा एस्मा एक्ट के थ्रू। अब बताइए, एस्मा एक्ट के थ्रू चलिए बंद कर दीजिए, और क्या हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दीजिए, कर्मचारी तैयार है, बंद कर दीजिए, हम लोग को जेल कर दीजिए, फांसी कर दीजिए, मार दीजिए, उसी में कोरोना योद्धा नहीं, कोरोना जो भी आप नाम कहना है वो कह दीजिए, लेकिन हम लोग जिंदाबाद, ठेका प्रथा बंद करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई
समान वेतन समान काम, समान वेतन समान काम, एनएचएम में शामिल करो, ठेका प्रथा बंद करो, हनुमान पांडे जिंदाबाद, एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद। और जिस तरह से योगी सरकार ने कोरोना योद्धाओं का अपमान किया, उसकी ताजा उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि उन्हें या तो परमानेंट करो या तो फिर किसी ऐसी कंपनी में उन्हें डालो ताकि वो अपने जीवन का गुजारा या अपना फ्यूचर देख सकें। क्योंकि जहां तक इनका मानना है कि हर 3 साल के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती होगी। जिस तरह से नई कंपनी आने के बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि आप लोगों को फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या मैं योगी सरकार से भी इस चीज की दरख्वास्त करना चाहूंगा कि क्या बिना ट्रेनिंग के इनको पुरानी कंपनी में रखा गया था या जो नई कंपनी यहाँ पर लॉन्च की गई है, क्या उसके बैकग्राउंड के बारे में कभी योगी सरकार ने जानने की कोशिश की है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने हमें बताया जो नई कंपनी यहाँ पे लॉन्च की वो कई स्टेटों से ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो मैं उसी बारे में बात करूंगा। यहाँ पर हमारे एक और कोरोना योद्धा मौजूद हैं और कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको अगर योगी सरकार देती है टेंडर तो क्या वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय जो है काफी बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, और अगर जनसंख्या के हिसाब से भी हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का प्रकोप जो है ज्यादा भी हो सकता है। आइए हम बात करते हैं महामंत्री जी से, पवन जी से। करेक्ट जी, आइए हम बात करते हैं पवन जी से जो कि यहाँ के महामंत्री हैं कि क्या कहना है इस तरह की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया के लोगों को सादर नमस्कार, अपने एमटी पायलट साथियों की तरफ से समस्त जनता को प्यार भरा नमस्कार। जो जेडएचएल कंपनी ने ठेका लिया है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कई स्टेटों से है। सर मुझे बता दें किस किस स्टेटों से ब्लैक लिस्टेड, क्या वजह है इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने का, इसके बारे में किसी को जानकारी है यहाँ पर? इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से इसके ऊपर हरियाणा, इसके ऊपर जो है सीबीआई जांच भी लगी है जिसकी रिपोर्ट भी जो है माननीय योगी सरकार जी को दिया गया है। हमारे प्रदेश स्तर के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी के द्वारा, और वो अनवरत लखनऊ में धरने पर ही हैं जहाँ पे हमारे साथियों की संख्या कम से कम 5,000 के ऊपर कर्मचारी साथी हमारे जो है कल शाम तक इको गार्डन में थे। आज जो है आज संख्या उनकी और बढ़ गई है। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ से जा चुके हैं, सुबह निकले हैं अभी। जनपद अयोध्या के जिला अध्यक्ष माननीय जितेंद्र पांडे जी अपने कुछ साथियों के साथ वो भी वहाँ गए हैं। रही बात जेडएचएल कंपनी की, तो जेडएचएल कंपनी जो है ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये हमारे एलएस के जो लगभग 1200 कर्मचारी हैं, लगभग 1200 कर्मचारी हमारे जो है वो बाहर किए जा रहे हैं। जीवीके कंपनी ने उसका टेंडर नहीं लिया तो हमारे साथी तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जैसे कुछ आपने बताया कि 1200 लोगों को जो है जो न्यू कंपनी को टेंडर दिया गया है वो ऑलरेडी बाहर कर रही है, तो कोई वजह बताए किस रीजन से बाहर कर रही है या कोई एज का क्राइटेरिया या कुछ? एक्चुअल में उसने ठेका लिया ही नहीं है, उसने ठेका नहीं लिया है। जीवीके कंपनी ने एलएस का ठेका छोड़ दिया तो वो जो है जेडएचएल कंपनी आई और उसको जो है माननीय योगी जी ने दे दिया। हमारे कर्मचारी साथियों का, एलएस कर्मचारी साथियों का कहना है कि हम जो है जीवीके में भर्ती हुए हैं ना कि जेडएचएल में, हम इसी में काम करना चाहते हैं, हमारा समायोजन जीवीके में ही रहे। जेडएचएल जो है वो अपना नया कर्मचारी भर्ती करे अथवा ना करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जीवीके में भर्ती हुए हैं इसलिए हम जीवीके में ही काम करना चाहते हैं। तो क्या इस पे योगी सरकार से की तरफ से कोई एक्शन लिया गया इस कंपनी के ऊपर या इस कंपनी के संचालक के ऊपर कि जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर सरकारी कंपनी को भी देखते हैं तो यहाँ पर 13,000 की सैलरी अगर पुरानी कंपनी में थी और नई कंपनी में यहाँ पर अगर आपको 10,000 की सैलरी थी, मतलब 2 से 2,500 या 3,000 रुपए के आसपास ऑलरेडी आपको सैलरी कम करके दिया जा रहा है, और जबकि इस समय कोरोना का प्रकोप और तीसरी लहर के भी आने की असमंजसता जताई गई प्रधानमंत्री के द्वारा खुद। ठीक है, तो क्या इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते अगर ऐसी स्थिति कभी आगे उत्पन्न होती है तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ अनुरोध किया जाता है आप लोगों से धरना खत्म करने के लिए या ऐसा कुछ? कोई समझौता नहीं, करो या मरो, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, गाड़ियां खड़ी हैं वो अपनी गाड़ियां ले जाएं।
हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे कर्मचारियों को अब एक ही मांग है, एनएचएम में शामिल करें, ठेका प्रथा से मुक्ति मिले, समान कार्य समान वेतन मिले। नहीं, अभी कुछ टाइम पहले हमें आपके ही एक साथी ने हमें बताया था कि जब कोरोना की दूसरी लहर यहाँ पर आई थी, उस समय भी आपको सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों के साथ निरंतर धोखा किया जा रहा है 2012 से। अच्छा। 2012 के हम लोग कर्मचारी हैं और बहुत कुछ कहा गया। आज तक 12,200 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, बीवी बच्चे कैसे हमारे पल रहे हैं, इसको सरकार को दिख ही नहीं रहा है। जबकि हर महामारी, हर बीमारी, हर मेला, हर कार्यक्रम, वीआईपी हो जो भी है, हमारे साथी बिना खाए पिए, यहाँ तक कि जिन गाड़ियों की ड्यूटी लग जाती है एम्बुलेंस की, हमारे किसी भी साथी से पूछ लीजिए, उनको चाय तक नसीब नहीं होती है। और वहीं जो सरकारी गाड़ियां लगती हैं उनके लिए लंच पैकेट आती है। हम लोगों को उसी 12,200 रुपए में चाहे हम खाना खाएं चाहे भूखों मरें। आज आज 5वां दिन है हम लोगों को। कल शाम से हमारे किसी भी साथी ने खाना नहीं खाया, लेकिन हम लोग बारिश की वजह से खाना बनने के लिए सारा सामान आया, लेकिन बने कहाँ, बारिश होने लगी। यहाँ पे हमारा घर नहीं है, हमारी लोकेशन नहीं है, सब साथी हमारे भूखे प्यासे यहीं पे जमे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठेका प्रथा केवल मुक्त हो, समायोजन जब तक नहीं होगा हम लोगों का, हम लोग अपने धरने पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। नहीं, हम जीबीके से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एडवांस लाइफ सपोर्ट आई है उसकी नई वैकेंसी तो किया नहीं, 108 102 से ही एमटी पायलट को उसमें डाला कर दिया था। भर्ती तो हम 108 102 में हुए, हमको प्रमोट कर दिए बेस्ट एमटी बेस्ट पायलट करके एडवांस लाइफ सपोर्ट में। अब जब एडवांस लाइफ सपोर्ट जा रही है तो हमको बैक टू बेस ले, हमको या तो ऐसा करें कि ठेकेदार कोई भी आवे, हमारी नौकरी सेफ रहे, हमारी सैलरी सेफ रहे, ठीक है, बस यही हम लोग चाहते हैं। और ठीक है, जैसे कि आप सभी हमारे दर्शकों को हम दिखा सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से योगी सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ पर एम्बुलेंस चालकों का। क्या अगर इसी तरह से एम्बुलेंस चालकों का उत्पीड़न किया गया तो क्या प्रदेश में, जिसे हम उत्तर प्रदेश बनाने का सपना देखा हुआ है योगी सरकार ने, क्या ऐसे उत्तम प्रदेश बनेगा ये हमारा उत्तर प्रदेश? और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने हमें बताया है अभी कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, किस तरह से कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी जिसे सरकार ने टेंडर दिया हुआ उनके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ के लोगों का। आइए हम बात करते हैं आगे और भी क्या क्या समस्याएं हैं उन सभी लोगों की। जी सर। समस्या ये है, मैं पब्लिक को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि 108 102 व एलएस के कर्मचारी जो हैं वो कैसे ड्यूटी करते हैं। हम लोगों को 30 सेकंड के अंदर गाड़ी मूव करना होता है। जब पब्लिक कॉल करती है 30 सेकंड के अंदर गाड़ी में जीपीएस होता है और मोबाइल जो लाइव चलता है मोबाइल मिलती है। और कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर, आप कितनी भी दूरी हो, 15 मिनट के अंदर पब्लिक के पास पहुंचो, स्पॉट पे पहुंचो। आप जहां सीन पे जो एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ है वहां पे 15 मिनट के अंदर आप पहुंचिए। अगर 15 से 16 मिनट होता है तो हम लोगों को जवाब देना पड़ता है कि 16 मिनट क्यों हुआ। अब बताइए, हवाई जहाज तो है नहीं कि फैन चालू किए उड़ गए, रास्ते में जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है। ये बताइए, अगर 4 बजे रात को आपके पास कॉल किया जाए, कितनी देर में आप उठेंगे, एक्टिव हो जाएंगे? बताइए, आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा। हम लोग ड्यूटी करते गाड़ी पे ऐसे सीट पे बैठे रहते हैं, हमेशा सीट पे, लेकिन ड्यूटी करते वक्त आदमी को लैट्रिन बाथरूम भी लगता है ना। अगर हम बाथरूम में बैठे हैं, अगर सीयूजी बज गई, जो फोन है बज गया, वहां से उठ लेते हैं। स्पॉट पे हमको 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हमको तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देनी है। अगर नहीं स्टार्ट करते हैं, बैक कॉल आती है, एमटी जी क्या कर रहे हैं, आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई है, अभी मूव नहीं हुए। इस तरह की ड्यूटी, इतनी भयानक ड्यूटी हम लोग करते हैं। आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो, पत्थर गिर रहे हो, अगर तब भी हम लोगों को जाना है तो जाना है, नहीं तो पब्लिक अलग से धमकी देगी, तुमको हम FIR करवा देंगे, लेट पहुंचोगे तो मार पड़ेगा, लाठी पड़ेगी। उसके पड़ भी जाता है, पता नहीं कितने रोज मारे जाते हैं। उसके बाद में कंपनी अलग तुमको टर्मिनेट कर दे। अगर किसी की गाड़ी लड़ जाती है ना, मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी को जानबूझ के तो नहीं लड़ाता है। कोई एमटी पायलट की गाड़ी लड़ जाती है, पता नहीं कितने घर चले गए, बैठे हैं घर पे, या तो उनसे 1,50,000 रुपए का DD लिया जाता है। 1 लाख रुपए खर्चा आया, 50,000 तुम दो, तब तुम्हारी नौकरी बहाल होगी। वो भी बहाल करते हैं तो 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देते हैं। बताइए, हमारी गलती है? कोई एमटी पायलट, हाँ, अगर उसकी गलती सिद्ध होती है, मैं ये कहता हूं, अगर किसी की गलती सिद्ध होती है उसको आप दंडित करिए, लेकिन ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इतनी कठिन ड्यूटी हम लोग, आर्मी का जवान जैसे ड्यूटी करता है उस तरह हम लोग ड्यूटी करते हैं। नहीं, वो तो सही बोल रहे हैं आप। तो जब फिर बदलाव क्यों केस प्रेशर? बताइए, 108 102 जो गाड़ियां चलती हैं,
108 इमरजेंसी गाड़ी है कि नहीं है? हाँ, correct। उस पे टारगेट होना चाहिए, आप बताइए। नहीं टारगेट तो नहीं होना, इमरजेंसी का कोई टारगेट नहीं होता कभी। का टारगेट होना चाहिए, हम लोगों को टारगेट मिलता है 15 केस 102। अब बताइए इतनी डिलीवरी कहाँ से करवाएं हम अच्छा, लोग? मतलब इतना चाहे केस एरिया में कहाँ से कुछ करवाएं? हो या ना हो, आपको 15 केस का टारगेट पूरा करना है। 108 पे 6 केस 7 केस का टारगेट डेली आ जाता है, टारगेट लिस्ट। आपको इतने आशा कॉलिंग, हम कॉलिंग करें, ये बताइए जिसको इमरजेंसी होगी वो खुद कॉल करता है ना, करेक्ट। करेगा। 5 केस हम ये नहीं करें, हम लोग प्रयास करते हैं, वही फोन आएगा तो केस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप टारगेट क्यों दे रहे हैं ये बताइए। हाँ, तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए आप अयोध्या जिले आप देख रहे हैं जी। करेक्ट, अगर वहां पर आपको केस होता ही नहीं है या इन केस मान लो कुछ भी नहीं हो, तो भी वहां पे आपको कंपनी को टारगेट दिया गया है कि आपको 15 केस देना है, आपको कंपनी टारगेट नहीं हम लोग पूरा करेंगे, तो फिर आप टारगेट कैसे पूरा करते हो? टारगेट कैसे? इमरजेंसी जाके टारगेट पूरा करेंगे। इमरजेंसी ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाते हैं, देखते हैं भैया थोड़ा अगर कोई बीमार है, दादा आप चलिए, अगर अस्पताल चलेंगे, पूरा एक एक वार्ड हम लोग ढूंढ डालते हैं, रिफर करवा के उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती कर, किसी तरह केस करना है तो करना है। पूरे दिन एमटी बैठा रहता है। 108 से इस समय तो 8 केस हो गया 108 का, और 102 का हो गया 15 से 20 केस आप करिए, और एलएस पे तो खैर केस टारगेट नहीं है, लेकिन ये दोनों गाड़ियों पे केस का टारगेट है। मतलब आपको बाद में आरटीएनएम चाहिए, रिस्पांस टाइम चाहिए हमको, आरटीएनएम चाहिए। आरटीएनएम का मतलब है रिस्पांस टाइम, कि आप 15, और बताइए एक ईएमटी क्या कर सकता है? हम पीसीआर भरें कि लाइव केस करें? बताइए, गाड़ियां चलती हैं कि मरीज देखें, एक मोबाइल दिए हैं उस पे काम करो आप, जब सीन पे पहुंचोगे वहां बटन दबाओ पहुंच गए, फिर वहां से निकलने लगो बटन दबाओ निकल गए, फिर ऑडोमीटर कितने किलोमीटर आए हैं, ये सारी प्रक्रिया कैसे करेंगे आप बताइए। तो आपके साथ अगर आपके साथ जैसे कि आपने बताया इतनी सारी चीजें आपको करनी पड़ती है वहाँ पर, तो क्या आपके साथ आपको इन सारी चीजों की सुविधा देने के लिए कोई एक शख्स और रहता है एम्बुलेंस में, आप अकेले रहते हो? पायलट हमारे हैं, ये पायलट ही गाड़ी चलाते हैं। मेरा काम है कि मेरा जो ओरिजिनल काम है कि मरीज की देखभाल करना, फास्ट एड करना। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उसके जो खून रिसाव हो रहा है उसको बंद करें, मलहम पट्टी करें, जो भी करना, ईआरसीपी लें उसको। कहां से ईआरसीपी लेने का टाइम है जब हम लाइव केस कर रहे हैं, उसमें एक एक ऑडोमीटर, दिमाग कितना, इतना दिमाग बताइए। सैलरी 12,000 मिल रही है, काम आप एक जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर का करवा रहे हैं, या एक एमबीबीएस से ज्यादा काम करवा रहे हैं। काम करने के लिए नहीं मना करते, वो भी सब हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मरीज की सेवा दे रहे हैं। आरटीएनएम खराब अगर आ गया, मान लेते एक ऑटो भूल गए डालने पे, सीन से निकलते या हॉस्पिटल को, कहते तुम्हारा आरटीएनएम खराब आया, तुम जाओ, यहाँ नहीं वहां ड्यूटी करना, तुमको सैलरी कट जाएगी। बताइए इस तरह कहां से काम चलेगा? इस तरह काम नहीं कर पाएंगे हम लोग। जी। इसके बाद फिर सर ये एचआरपी डे एक मनाते हैं, एचआरपी डे 9 तारीख 21 तारीख। नहीं, ये एचआरपी डे क्या होता है? मात्र से सेवा करके ऐसे है, हिंदी में बताओ क्या कहते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे, ठीक है। तो ये बताइए कोई ऐसा दिन निर्धारित किया जाता है? उस दिन हम लोग 25-25 30-30 केस का डिमांड होता है कि आप इतने केस करिए। बीमार लोगों के लिए आप टारगेट देंगे? नहीं, बीमार लोगों को तो कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। और क्या इस तरह से योगी के उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जहां पर लोगों को बीमार करने के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं? अगर इनके पास इस अयोध्या जिले में कुछ इंसिडेंट नहीं होता है, तो वहां पर लोगों को बीमार करने के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं कि लोग बीमार हो और कंपनी का टारगेट पूरा हो, और गवर्नमेंट को कंपनी की तरफ से पूरे पैसे दिए जाएं। क्या अगर इस तरह से वाकई होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लोगों का क्या होगा और यहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या होगा? क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, अगर इसी तरह से होता रहा तो किस तरह से योगी सरकार फिर दोबारा सरकार बनाने में सक्षम रहेगी? यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सरकार का घाटा हो रहा है इसमें। सरकार अगर खुद चलाए ना, तो जो एक्चुअल जिसको सेवा की जरूरत है उसको सेवा मिलेगी, ठीक है। इससे इनका नुकसान है। प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो ज्यादा बिलिंग दिखा करके ज्यादा पैसा लूट रही हैं। हाँ, क्योंकि अगर एक्सीडेंट नहीं होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको टारगेट दिया हुआ अगर इन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है अगर टारगेट दिया हुआ है तो टारगेट बेस पे कंपनी को जो पैसे मिल रहा है सरकार से, वो टारगेट बेस पे मिल रहा है। अच्छा, सरकार चलाएगी तो हम लोग एक्चुअल केस करेंगे ना, जो एक्चुअल जिसको जरूरत है उसको हम देंगे। तो यहाँ पर आप लोग को फर्जी केसेस भी मिल रहे होंगे। फर्जी केस करवाया जा रहा है, सब सारे लड़के फर्जी केस करते हैं। आम जनता को सेवा नहीं मिल पाती, फर्जी केस के चक्कर में आम जनता को जो रियल केस होता है उसको नहीं मिल पाती सेवा।
केवल फर्जी केस के चक्कर में करेगा उस समय ओरिजिनल में एक्सीडेंट जिसको जरूरत है वो वास्तव में उसको नहीं मिल पाती सेवा, गाड़ी बिजी हो जाती है, वो बिजी रहेगी वहाँ पर। इसीलिए ऑटो साइन कर दिया जाता है उसमें। और बताएं आपको ऑटोमेटिक साइन होता है, इनका सिस्टम सही नहीं है। ऑटो साइन गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम को पहले आप सही करिए। जैसे ओला उबर में चलता है, जो सबसे नजदीक गाड़ी होगी उस पे जाता, यहाँ 300 किलोमीटर दूर का केस आ जाता है। नहीं तो 300 किलोमीटर दूर आदमी हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच पाएगा फिर तो। 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर करें। एमटी जी आपका जो प्रोटोकॉल है वो पूरा करिए, आपके पास जो है ऑटो साइन हुआ, अब प्रोटोकॉल पूरा करने में 3 से 4 मिनट लगेगा, तब तक वहां फिर अब दोबारा हम उससे बताएंगे भैया आप दोबारा 108 पे कॉल करिए, वो गर्म हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। फिर 4 मिनट वो कॉल लगाएगा, फिर जब कॉल लगेगी कि सारा मैटर फिर से बताएगा, तब तक 10-15 मिनट हो गया, तब तक मरीज की जान निकल रही कि नहीं निकल रही। ये सारे सिस्टम इसको सरकार को सही करना चाहिए। और जिसको जरूरत है, हम लोगों को पैसों की जरूरत है, हम लोग मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे 12,500 में कहाँ काम चलेगा, इतनी महंगाई चल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बताइए, अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता है तो हम एक्सीडेंट करके मरीज लाएं, कहाँ से लाएं मरीज? वही मैं भी बताना चाह रहा था। नहीं हो रही है प्रसव, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है किसी महिला की, तो हम प्रेगनेंसी करवाएं जाके, तब तो इनका केस तो गलत है, ये तो फिर गलत है। तब तो इनका टारगेट पूरा करें हम। तो क्या ये सारी चीजों के बारे में योगी सरकार के मंत्रियों को या स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्हें नहीं पता होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य मंत्री जी का जो जयप्रताप सिंह जी थे, उनका सिर्फ एक ही जवाब है कि आप हमारे कर्मचारी हैं, आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, ठेका के कर्मचारी हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट अपने कंपनी से पूछिए जाके जो भी करना है। अब हम ये कह रहे हैं प्रेशर तो वही दे रहे हैं ना कंपनी को, तभी तो कंपनी हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है, वैसे तो कोई प्रेशर करेगा नहीं। प्रेशर देने का मतलब ये है कि अगर केस करना है, 12 केस 10 केस करने हैं अगर, तो हम किसी को या तो किसी को मान लीजिए ठोक के लेके आए, फिर तब तो केस इनका टारगेट तो गलत हो जाएगा ना फिर। ये नहीं होना चाहिए, कंपनी और सरकार के बीच में हम पिस रहे हैं। इसी वजह से हमारी सिर्फ एक ही मांग है, ठेका प्रथा खत्म करो, ठेका प्रथा खत्म करो, ठेका प्रथा बंद करो, एनआरएचएम में शामिल करो। और ये हालात है। कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समान वेतन लागू करो, ठेका प्रथा बंद करो, कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से एक बात और रहती है भैया, हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, अगर जल्दी कहते हैं पहुंचिए आप, अगर तेज चलते हैं तो कहीं नील गाय आ गई, वो अगर लड़ गई तो जरा सा गाड़ी में छू गए तो हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। चल भी नहीं सकते, ये भी अगर धीम चलते हैं, अपनी सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी, तो ऊपर से दबाव आता है, आप लोग धीम क्यों चल रहे हैं? आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, 15 मिनट का जो आपको टारगेट दिया गया उसके अंदर आप नहीं पहुंच पाओगे। धीम फिर चलते हैं तब भी बोले जाते हैं, अगर फास्ट चलते हैं तो, अगर नील गाय आ गई या मोटरसाइकिल वाला आ गया, वो गलती करके आ जाता है तो सजा हम लोग भुगतते हैं, निकाल दिए जाते हैं। किलोमीटर टाइम फिक्स है, क्योंकि आप गाड़ी कहीं भी, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे 20 किलोमीटर का, चाहे 25 किलोमीटर का हो, आप 60 से ज्यादा नहीं चल सकते हैं, 60 की ऊपर स्पीड से ऊपर नहीं चलते हैं, और 15 मिनट में आपको पहुंचना है। आप बताइए अगर 20 किलोमीटर का केस है और 60 की स्पीड से हम चल रहे हैं, तो 15 मिनट में किस पेस पे हम वहां पहुंचे? अभी मैं जब आ रहा था, यहाँ पे तो मेरे को क्रॉसिंग मिली थी यहाँ पे दर्शन नगर के पास, तो अगर वहाँ पर क्रॉसिंग बंद हो तो क्या करोगे आप लोग? फिर तो आप 15 मिनट में कैसे पहुंचोगे? क्योंकि ये दर्शन नगर की क्रॉसिंग है, चाहे मान लीजिए कहीं क्रॉसिंग है, 20 मिनट आधे घंटे का टाइम लगता है ये क्रॉसिंग पे कम से कम, तो उस टाइम में हम अपना रिस्पांस टाइम कहां से पूरा करें? 15 मिनट में तो कतई नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन में कंपनी की तरफ कुछ रियायत दी गई है आप लोगों को, या उसमें भी ऊपर से हमें ये सुनने को मिलता है जब हम लोग क्लोजिंग कराते हैं केस की, डांट पड़ती है, इतना टाइम क्यों लगा, इतना टाइम क्यों लगा, कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लग रही, ये है वो है, तमाम किस्म की बात बताते हैं हमें। अधिकारी कहते हैं सैलरी काट लेंगे तुम लोग, सैलरी की धमकी मिलती है, ट्रांसफर, सबसे बड़ी बात ट्रांसफर की धमकी मिलती है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तुमको ट्रांसफर कर देंगे। अभी एक बंदे की बात बता रहे हैं, मैं आपको एक बंदे की बात, मैं रियलिटी अभी एक जल्दी की कहानी बता रहा हूँ। अभी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले हमारे एक भाई का, वो भाई शायद आया है कि नहीं आया ये नहीं बता सकता। पायलट जो हमारे हैं उसमें हमारे एक पायलट थे 102 के, उनकी गाड़ी एक ट्रेलर में जाके लड़ गई, ठीक है, उसमें एमटी पायलट दोनों को चोट आई, उस बेचारे का ट्रांसफर, कोई गाड़ी अपनी जान बूझ के तो कोई गाड़ी लड़ाएगा नहीं, अब उसकी गाड़ी लड़ गई तो उसका ट्रांसफर कर दिया, उसका ट्रांसफर करके उसे आज मऊ भेज दिया। नहीं तो वो मऊ में वहां पे भी ड्यूटी कर रहा है अभी, तो वहां पे 15 पहले सबसे बड़ी बात तो 15-20 दिन बैठा देते हैं, उसकी अटेंडेंस नहीं भेजते हैं, सैलरी नहीं आती है, उसको सैलरी भी फिर नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलती है, उसको आप ड्यूटी की जाती है।
उसमें हमारे भाई का जिस भाई का एमटी जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन था उसका ये अंगूठा उड़ गया है। अब बताइए, अंगूठा कट गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रकाश सिंह, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, सॉरी जय प्रताप सिंह, कि जिस तरह से अगर वो स्वास्थ्य मंत्री है तो उनको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। क्या वो डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्योंकि ये लोग भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक है, ये कहीं महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी या वहां कहीं अदर जिले से यहाँ पर काम करने नहीं आए, ये भी आपके ही लोग हैं, आपको ही इन्हें देखना है। अगर आप इस तरह से बातें करोगे कि आपको कंपनी पे दिया गया है, आपको प्राइवेट किया गया, तो आप जाके कंपनी से बात करो, तो क्या ये आपका अधिकार है या आप उनसे कंपनी से बात नहीं कर सकते कि इस तरह से अगर बातें कर रही है कंपनी कि आपको टारगेट कंप्लीट ही करना है? क्योंकि मैं अभी आते आते मैं खुद 10 से 15 मिनट के लिए क्रॉसिंग पे मैं खुद अटका हुआ था वहां पर, जहां पर मैं खुद यहाँ पर स्पॉट पे नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण से मैं जिनका इंटरव्यू भी लेने के यहाँ पे आया था उनसे मेरी बात भी नहीं हो पाई थी। तो क्या इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योगी जी या उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है 2022 में या अभी जो भी है, क्या वो इन सारी चीजों पे गौर करना चाहिए उन्हें और इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना योद्धा का खिताब दिया जा रहा है तो क्या कोरोना योद्धा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या स्वास्थ्य मंत्री जो भी है यहाँ पर, या हाँ प्रधानमंत्री जी ने देवदूत का तमगा दिया हुआ था इन्हें कि ये हमारे देवदूत हैं, अगर ये नहीं रहे तो हम किसी की जान नहीं बचा सकते। तो जो जान बचाने वाला है अगर उनके खिलाफ उनको ही इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो लोगों की जान कैसे बचेगी? क्या इन सारे विषयों पर जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह को भी सोचना चाहिए कि भविष्य में अगर ये उत्तर प्रदेश का फ्यूचर देखना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करनी पड़ेंगी। लोगों को स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो ही उत्तर प्रदेश जो एक उत्तम प्रदेश बन सकता है। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमको एनएचएम में शामिल करो, समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो, कोरोना योद्धाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोरोना योद्धा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।